बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़ौजी अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक नया कट्टा खुल गया है और इसके साथ साथ इमरान खान को बड़ी ऑफ़र कर दी गई है। उन्हें कहा गया है कि बनाएं आप हुकूमत, उनकी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट किया गया है। ये एक बड़ा फ़ैसला है, इस पर आगे चल के बात करते हैं चूँकि जोड़ तोड़ तो जारी है। लेकिन पहले मैं आपको ये बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। खबर है कौमी असम्बली के हल्का NA 64 गुजरात से, जहां पे वो फुफी और भतीजे में मुकाबला था, यानी कि सालिक हुसैन और कैसरा इलाही साहबा के माबैन मुकाबला था। यहां से सालिक हुसैन साहब कामयाब हुए थे। इनकी कामयाबी को लेके तहरीके इंसाफ ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और स्पेन में बैठे हुए मोनस अलाई साहब ने भी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि हर तरफ हलचल मचा के रख दी और बिलाखिर इस मामला ये जो था ये वापस चला गया जी, दोबारा गिनती कर लें। तो जनाब खबर ये है कि दोबारा गिनती में भी सालिक हुसैन कामयाब करार पाए हैं और कैसरा इलाही साहबा नाकाम हारी हुई साबित हुई हैं। ये दोबारा गिनती में भी हार चुके हैं। अब फिर सवाल तो मेरा फिर बनता है, भाई मैं जो बार बार कह रहा हूँ, कितने ने फॉर्म 45 लेके आए आप फॉर्म 45, क्योंकि असल और नकल तो पकड़े जाएंगे। वहां पे तो सिर्फ असल पे बात होनी है। तो लिहाजा अगर तो आपके पास असल फॉर्म 45 हैं तो आ जाए मैदान में। मुझे लगता है कि ये जो शोर मचाया जा रहा है ना, ये शोर ज़ाहिर है एक प्लान का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले बैरूनी आलाकार जो हैं सर, उनके माबैन एक जो है वो सर्द जंग जारी है। बड़ी खौफनाक किस्म की ये लड़ाई है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस लड़ाई का अंजाम जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की फतह की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि ये साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी कह लें कि ये इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़दा हैं, तो आपके खाली इन झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पे कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको साबित करना पड़ेगा। आप जाएं अदालतों में, ये गए ना लाहौर हाई कोर्ट में, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत कोई 18 के करीब हल्के थे। इवन के ख्वाजा आसफ साहब वाला हल्का भी था, ये रिहाना डार साहबा वाला। इन समेत कोई 18 के करीब हल्का जात ऐसे थे कि जिनके खिलाफ इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। सारी की सारी दरखास्तें उड़ गई, सारी की सारी दरखास्तें निपटा दी गई, मुस्तरद हो चुकी हैं। और वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो बरकरार है। क्यों नहीं आपने साबित किया? और सर इसलिए कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। सर आप इस बात को मान जाएं कि तहरीके इंसाफ सिर्फ झूठ की बुनियाद पे चलती है। इनकी नज़र में सिर्फ प्रोपेगेंडा अहमियत है। ये बिलीव करते हैं कि झूठ को आप इतना ज़्यादा बोलते जाएं, इतना ज़्यादा बोलते जाएं कि वो उस पर सच का गुमान हो। तो ये तो बस इसी तरह का काम करते हैं। लेकिन अदालतों में आपने अदारों में अगर कोई चीज़ प्रूफ करनी है तो उसके लिए साबित करना पड़ेगा। आप अपने सामने या मेरे सामने पेपर पढ़े, ठीक है, इसमें ज़ाहिर है मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, व्लॉग मैंने पूरा करना है, तो मैंने इस पर कुछ जो अपना इसमें नोट्स हैं वो लिए हुए हैं ना, ताकि चीज़ जो है वो प्रॉपर आपके साथ शेयर भी करते जाएं और मुझे पता भी चलता जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ सबूत होना चाहिए। तो जब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कर रहे हैं ना जो वीडियो बयान, उसमें आपने देखा है कि पूरी की पूरी टेबल पर ही हुई है, वो पेपर रखे हुए हैं जी, ये मेरे पास पड़े हैं 400 फॉर्म 45, फिर 300 पड़े हैं, ये फलां पड़े। ओ भाई इनको क्या करना है? यहाँ तो फिर फ्रेम च कराओ तो पूरे घर से लाओ, देखी जाना। या फिर जाए ना आप जाके जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे जाके इनको चैलेंज कर दें इन नताइज को, और वहाँ पे साबित करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बल्कि अब तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं वो इस बात पे फोकस है उनका कि हमने बर वक्त फैसले करने हैं। वो तो कई साल जो पड़ी थी दरखास्तें, वो दरखास्तें कि जिनके फैसले वक्त पे होने चाहिए थे, जिन्होंने पाकिस्तान में कुछ पॉलिसी मैटर्स थे जिन पे फैसले होने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए। यहाँ पे आज जो कह रहे हैं ना कि जी इनसे ज़्यादा जमहूरी कोई नहीं है, ये जमहूरी मुमूरी नहीं है। ये तो 4 साल 5 साल तक जो है वो स्टे के नीचे का चलते रहे। कासम सूरी साहब का देखें, वो
3.25 साल जो है बतौर डिप्टी स्पीकर तमाम वो मरात लेते रहे, वो फैसले करते रहे, वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले होते थे कौमी असम्बली में जिसको वो प्रेजाइड करते थे। और वो 3.5-4 साल जो है वो जनाब स्टे में गुजर गया, उनका कोई फैसला, स्टे के नीचे ही सारा कुछ गुजर गया। ये जो जुल्म हो रहा था ना, अब ये जुल्म का दौर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आप जाएं, अदालतें जो हैं वो फैसला करेंगी। आप यहाँ पे ब्लेम गेम करते हैं कि जी फ़लाँ को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फ़लाँ को ये किया गया, लेकिन एक्चुअल तो कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हमारे लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीने गए, हमारे लोगों के जो तजवीज़ और तायद कुरंदा थे इनको अगवा किया गया, हमारे लोगों को डराया धमकाया गया। इसके बावजूद पूरी दुनिया ने देखा कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के थे। पूरी दुनिया ने देखा कि इन इंतखाबात जिन पर तहरीक इंसाफ धांधली ज़दा होने का इल्ज़ाम लगाती है, उसमें तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद हैं उनकी अक्सरियत ज़्यादा है, वो तादाद में ज़्यादा हैं। ये सब ने देखा अगर धांधली हुई है तो फिर ये सीटें कैसे आ गई। और सर जिसने धांधली करनी है क्या वो इस तरह की धांधली करेगा? मतलब एक बंदा गन पॉइंट पे आपसे जो है वो डकैती वगैरह करता है, वो कुछ चीज़ छीनता है आपसे। अच्छा वो ये करेगा कि जी आपके पास है 10,000 रुपया, तो वो आपको कहेगा नहीं जनाब आप ऐसा करें कि आप 7,000 अपने पास रख लें और 2,000 मुझे दे दें। ऐसे होगा? कभी भी नहीं होगा। अगर धांधली करनी थी तो फिर जनाब पूरी तरह से धांधली की जाती, पूरा झुरलू होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तहरीक इंसाफ का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे, कहते हैं जहाँ से हम जीते वहाँ पे तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और जहाँ से हम हारे वहाँ पे हमारे खिलाफ धांधली हो गई। ये अजीब किस्म की मंतक है, लेकिन इस मंतक का जो असल जो है ना, आप इसको कह सकते हैं कि ख्वाहिश या नतीजा या जो ये करना चाहते थे वो सिर्फ पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाने की बात है। लेकिन अब एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। एक तो मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपनी अक्सरियत साबित करें और हुकूमत बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये बहुत बड़ी ऑफ़र है, और इसी किस्म की ऑफ़र पीपल्स पार्टी की तरफ से भी दी गई है। जो पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जिसका सेशन कल हुआ, आज भी उसका एक सेशन है, तो उसमें भी ये बात रखी गई कि तहरीक इंसाफ अगर अपनी मेजॉरिटी साबित करती है तो उनको हुकूमत बनानी चाहिए। वो आएँ, अपना वज़ीर आज़म का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार दें और आके मुकाबला करें। अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो वो हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। शहबाज साहब ने भी कहा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इससे ज़्यादा जमहूरियत पसंदी और क्या हो सकती है? अब करो। इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए कि वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए अपनी मेजॉरिटी साबित कर दें, कि या कि फिर वो साजिशें करेंगे जिस तरह की साजिश उन्होंने ईवान सदर में जाके ज़रा की है। अलवी साहब के साथ बैठ के वहाँ पे वो जो तस्वीर जारी हुई रऊफ़ हसन साहब की और उमैर नियाज़ी साहब की, ये क्या था? ये ज़ाहिर है ये सिर्फ साजिशें कर सकते हैं कि जी हमने ना तो ये इस पोजीशन में है कि हुकूमत बना सके, लेकिन इन्होंने पूरे प्रोसेस को जो है वो क्वेश्चन मार्क करना है, इसको गंदा करने की कोशिश करनी है, और सिर्फ यही काम कर रहे हैं। अब आपको ऑफ़र है तो आप आएँ जनाब, आप साबित करें और हुकूमत बना लें। लेकिन इनके पास ना मेजॉरिटी है और ना ही ये साबित कर सकते हैं और ना ये हुकूमत बनाएंगे। कौन है जो इनके साथ बैठेगा? कौन है जो इन पे ट्रस्ट करेगा? कौन है जो 9 मई की साजिश का वजन उठाएगा? सर कोई नहीं उठाएगा। 9 मई वालों के साथ कोई नहीं चलेगा। 9 मई की मजम्मत करने वालों के साथ तो चला जा सकता है। वो लोग जो कहें कि 9 मई से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनके साथ चला जा सकता है। तो वो कितने लोग हैं जो 9 मई वालों को छोड़ेंगे? और इसका मतलब है कि जो इमरान खान को छोड़ेंगे, क्योंकि 9 मई का मरकजी किरदार तो इमरान खान है। इस वक्त 9 मई के जो मुकदमात हैं उन सब में इमरान खान शामिल है और एक मरकजी मुल्ज़म के तौर पे शामिल है। तो ये एक बड़ी बुनियादी किस्म की जो है वो एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि कैसे तहरीक इंसाफ ने इस सूरत हाल से आगे निकलना है। और इसके अलावा CEC के जो इजलास हुआ कल का, उसकी एक ख़बर है। वो ख़बर ये है कि कुछ दोस्तों की जिनसे मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुद भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं। क्योंकि देखें
ये जो इस वक्त सूरत हाल है उससे रास्ता सिर्फ मिसाक जमहूरियत से निकलना है, और मिसाक जमहूरियत बहुत वाज़ेह है, जिसकी मेजॉरिटी उसका हक, और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जो PDM की जमातें हैं, अगर उन्होंने हुकूमत कायम बनानी है तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी जमात है, तो वजारत उज़्मा का हक जो है वो मुस्लिम लीग नून का है और उनके पास जाएगी। और हाँ, सदर मुमलिकत जो है उस ओहदे पे पीपल्स पार्टी को ये जो ज़िम्मेदारी है वो मिल सकती है, और अगर पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदारी मिलेगी तो फिर सबको पता है कि जरदारी साहब जो हैं वो सदर मुमलिकत हो सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो अगले चंद रोज़ तक इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि ये एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, राब्ते होते हैं, आपने मिल के हुकूमत बनानी है, मामला तय करने हैं, पावर शेयरिंग होनी है, ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं। इन पे ऐसे नहीं होता कि आप गए बैठे और फैसला हो गया और बस जी ख़त्म। ये फिल्मों में होता है कि जी वो बस मुलाकातें हुई, हाथ में हाथ पकड़ा और सीन आगे चला गया। नहीं, यहाँ पे फैसले होंगे और फिर उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे कि। और इसके अलावा अब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने रऊफ़ हसन साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की है, और इस मुलाकात में भी उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने 3 जमातों के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ राब्तों की हदायत जारी की है। अब 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो तीनों की तीनों इस वक्त बड़ी हैं। अगर इन 3 जमातों यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के साथ आपने बात नहीं करनी, तो फिर इमरान खान के पास जो बाकी बचती पार्टीज़ हैं उन सब के पास तो किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 2 सीटें हैं। तो इनसे अगर बात करके आपने आगे बढ़ना है तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो ऑफ़र की गई है ना कप्तान को कि बनाओ हुकूमत, कप्तान हुकूमत नहीं बना सकता। और तहरीक इंसाफ वाले यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हुकूमत तहरीक इंसाफ की बन जाए, पंजाब और मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाए। तो जनाब ये बात इमरान खान ने करके ख़ुद ही ये जो है वो इसको क्या आप कहेंगे वजाहत दे दी या खोल के बात रख दी कि हुकूमत इमरान खान या PTI की नहीं बन सकती। हाँ, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की नामजदगी की है, इमरान खान ने इसकी तस्दीक की है कि उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर होंगे। तो इमरान खान का फ़ैसला तो सुना दिया गया, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने? लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर है। ख़बर ये है कि अली अमीन गंडापुर की लॉटरी नहीं निकल रही, लॉटरी किसी और की निकल रही है। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, पहले ज़रा अली अमीन गंडापुर पे बात कर लें। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी करंट सिचुएशन ये है कि वो इश्तिहारी हैं और वो कहीं ज़ेरे ज़मीन हैं, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं, और उनकी नामजदगी कर दी गई है। अब उनको पर्दा स्क्रीन पे आना पड़ेगा। अगर वो पर्दा स्क्रीन पे आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि वो 9 मई के मुकदमात में मतलूब हैं, वहाँ वो दहशतगर्द हैं। तो लिहाजा उनको गिरफ्तारी दे के ज़मानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 9 मई के मुकदमात में प्रोसेस आपको पता है ना, बड़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। तो सवाल तो फिर ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला आ गया, ये 9 मई के किसी भी केस में फ़ैसला आ गया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि सज़ा याफ्ता तो किसी भी जो अपना अवामी ओहदा उसके लिए अहल ही नहीं है, तो फिर इनकी भी नाअहली हो जाएगी। तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? और भी किसी का गौर करना चाहिए ना कि और कौन हो सकता है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये जो आज़ाद आपके इलेक्ट हुए हैं, 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में बातें सामने आ रही हैं। इनको कैसे आपने सेटल करना है, ये मामलात कैसे हल करने हैं, इस पर भी गौर होना चाहिए। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अभी जो फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ जो है वो इत्तेहाद करेगी, यानी कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद हसीयत में जीतने वाले लोग जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस हवाले से दोनों जमातों के माबैन इब्तदाई राब्ता हो चुका है। बैरिस्टर गोहर का लियाकत बलोच से राब्ता हुआ, फिर उसके बाद दोनों जमातों ने TO आर्ट्स के तयन के लिए 3-3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। इसमें एक कमेटी में जो तहरीक इंसाफ की है उसमें बैरिस्टर गोहर साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं, और उनके साथ साथ अली अमीन गंडापुर का नाम है। इसी तरह जमात इस्लामी की जो कमेटी है उसको लियाकत बलोच साहब है उसमें,
प्रोफेसर इब्राहिम और अनायतुल्लाह साहब इस कमेटी के मेंबर हैं। ये जो कमेटीज़ हैं ये बैठ के TOR का तयन करेगी। लेकिन ये जमात इस्लामी में शमूलियत वाला फ़ैसला कितने लोग मानेंगे? वो लोग जिन्होंने जमात इस्लामी को शिकस्त दी और वो जीते, क्या वो जमात इस्लामी में शामिल होंगे? और उनकी शमूलियत से क्या उनको सियासी नुकसान नहीं होगा? और सर, जमात इस्लामी ज़ाहिर है एक मजहबी बैकग्राउंड रखती है, वो मजहबी सियासी जमात है। तो ये जो अपना एक लिबरल किस्म की सियासत करने वाले लोग हैं वो कैसे इस छाप को बर्दाश्त करेंगे कि उन पर जमात इस्लामी का ठप्पा लग जाए? तो अगर ये ठप्पा लगेगा तो इस ठप्पे की वजह से बगावत बढ़ेगी, और बगावत बढ़ने की सूरत में तहरीके इंसाफ के कितने लोग जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाली जमात है उसका नाम है जमात इस्लामी। मैंने कल एक वीडियो में कहा था कि हाफिज़ नईम साहब ने ये जो सिंध असम्बली की एक सीट छोड़ी है ये बड़ा जुआ खेला है। उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गेम कर दी है। एक सीट छोड़ के तहरीके इंसाफ को दाना डाला गया कि साढ़े वाल लाओ। अब तहरीक इंसाफ अगर जमात इस्लामी में शामिल होती है तो जमात इस्लामी को कितनी स्पेशल सीट्स मिलेंगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ की स्पेशल सीट्स तो नहीं ना आनी। तहरीक इंसाफ की लिस्ट पे तो MPs MNs जो स्पेशल सीट्स पे आनी है, ख़वातीन और अकलियत, वो वहाँ से तो नहीं ना आनी। वो तो जमात इस्लामी के अपने लोग हैं, वो अकोमोडेट हो जाएंगे। एक सीट छड़ी तो कितनी सीटां मिलनगियां सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली में, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कितनी सीटें आएंगी? तो ये जनाब सबसे बड़ी जो बेनिफिशरी है वो जमात इस्लामी है। और अब बात करेंगे फ़ौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूँकि ये बड़ी अहमियत का मामला है। इमरान खान की हमायत में साबिक फ़ौजी अफसरान के बयानात को बड़ी अहमियत दी जाती है। अभी बाज़ लोग जो कि कभी फ़ौज का हिस्सा थे और अब बैरून मुल्क बैठ के भी अपने नाम के साथ वो फ़ौजी जो ओहदा है वो साथ टैग लगा के वहाँ से इस किस्म के ट्वीट्स, इस किस्म की हरकतें करते हैं कि वो बंदे का खून खोल जाता है कि यार ये पाकिस्तानी है। लेकिन एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इंतखाबात के ये जो नताइज हैं इसके बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और इन इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनकी मजम्मत भी की है। उनका कहना है कि इन इंतखाबात को तहरीक इंसाफ और दीगर जो लोग हैं वो मुतनाज़ा ना बनाएं, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए और सब मिल बैठ कर कोई लाया अमल तय करें। एक तो उन्होंने ये जो तासुर था कि जनाब साबिक फ़ौजी जो अफसरान हैं वो भी इन इंतखाबात के ख़िलाफ़ हैं, इस तासुर को ज़ायल कर दिया है। और उन्होंने वजाहत की है कि तमाम साबिक फ़ौजी अफसरान जो हैं वो फ़ौज के साथ हैं। अगर कोई बाहर बैठ के ये दावा करता है या ये तासुर देता है कि जी फ़ौजी साबिक फ़ौजी जो हैं वो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हैं और इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, तो ये सब गलत बात है। वो जो चंद अफराद ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो इनफरादी तौर पे ये काम कर रहे हैं और ये वो एक मुजरमाना काम है जिस पर उनकी पकड़ की जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और अब तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का काम है ना कि प्रोपेगेट करना। आप देख रहे हैं उठा के कि उन्होंने बहुत सारे साबिक फ़ौजी अफसरान को जो है वो पिन पॉइंट करके कहा कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। तो अब तहरीक इंसाफ वाले जो है उनको चाहिए कि ज़रा ये अपना जनरल रिटायर्ड कयूम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसको भी ज़रा वायरल करें ताकि लोगों को मुकम्मल जो हकीकत है वो पता चल सके। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।